नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वैसे आज फिक्र किसकी ज्यादा है? पाकिस्तान की हालत किसकी ज्यादा खराब है? मुनीर की। और अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। अफगानिस्तान से ईरान, महाजंग का ऐलान। फिक्र में आज बात दिल्ली में सुनाए गए एक बड़े फैसले की। शराब घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया दोनों बरी हो गए। फैसला सुनकर केजरीवाल को रो पड़े, खुद को कट्टर ईमानदार कहा, लेकिन एजेंसियों पर सियासी सवाल क्यों उठने शुरू हो गए हैं? बटुकों से यौन शोषण मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कैसे राहत मिली है? इस फैसले से यूपी की सियासत कैसे दोबारा गरमाई है? फिक्र की पॉलिटिकल फाइल आपको जरूर देखनी चाहिए। आपको भारतीय नेवी के नए युद्धपोत INS अंजदीप के बारे में बताएंगे, जिसे आज ही कमीशन किया गया है। यह डॉल्फिन हंटर स्वदेशी फौलाद है, दुश्मन पनडुब्बियों का काल है। और बांग्लादेश में पीएम तारिक रहमान फुल एक्शन में आ गए हैं। बांग्लादेश की सेना के अंदर सफाई अभियान शुरू कर दिया है। पाकिस्तान समर्थक जनरलों को वो चुन चुन कर हटा रहे हैं। लेकिन शुरुआत तालिबान के बदले वाले एक्शन से करते हैं। अफगानिस्तान की एयर स्ट्राइक इस्लामाबाद और पेशावर तक होने की खबरें। पाकिस्तान के सैनिक चौकियां छोड़कर भाग रहे हैं। पिछले 24 घंटे से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर का शेखी बगाना जो है वो भारी पड़ा है। अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद तक घुसकर हमला किया है। पहली बार तालिबान की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान की राजधानी दहल उठी है। अफगान बॉर्डर से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तान के अंदर तालिबान का इस कदर खौफ है कि पाकिस्तान भागा भागा अरब मुल्कों के पास पहुंचा है, उनसे मध्यस्थता की गुहार लगा रहा है। तालिबान को समझाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की सेना के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया है। पाकिस्तान में हुए हमलों की तस्वीरें और वीडियोस शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जिस तालिबान को पाकिस्तान की सरकार और सेना कमजोर समझ रही थी, जिस अफगानिस्तान में पाकिस्तान फौज 1-2 स्ट्राइक से तबाही करने का दावा कर रही थी, उसी अफगानिस्तान ने अब पलट कर ड्रोन, बम और बंदूकों से जवाब दिया है। हर फ्रंट पर पाकिस्तान की सेना को कभी न भूलने वाला सबक सिखाया। पहले आप पाकिस्तान की पिटाई पर एक छोटा सा ट्रेलर देखिए, फिर इस्लामाबाद को हिलाकर रख देने वाली तालिबान के क्रोध की पूरी पिक्चर दिखाएंगे। देखिए सवाल क्या है इस वक्त? सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के आगे ऐसे घुटनों पर आ गया है जिसके पास उधार के हथियार हैं, इसमें से देखिए कुछ वीडियोस जो आप देख रहे हैं वो हम वेरीफाई नहीं करते हैं। कुछ वीडियोस उसमें वेरीफाइड नहीं है, कई सारे वीडियोस हैं। हम आपको सिंबॉलिज्म के लिए भी कुछ वीडियोस दिखा रहे हैं, ये क्लैरिटी आपको जरूर देना जरूरी है। लेकिन अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी घुटनों पर आ गया है जिसके पास उधार के टूटे फूटे हथियार हैं, तो सोचिए आने वाले समय में पाकिस्तान का क्या होने वाला है। अगर बलोच ने फ्रंट खोल दिया तो क्या होगा? खबर देखिए आप जरा। आपने अभी स्क्रीन पर जो देखा वो पाकिस्तान की तबाही की छोटी सी झांकी थी। पूरी तस्वीर से साफ होगा कि तालिबान ने मुनीर की सारी हेकड़ी निकाल दी है। पाकिस्तान ने कल रात अफगानिस्तान में फिर से एयर स्ट्राइक की थी। अब जरा ध्यान से देखिएगा फैक्ट्स। जवाब में इस बार तालिबान ने पाकिस्तान की बम बारूदों से हमला किया है पाकिस्तान पर, जिसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान का सब्र जवाब दे चुका है और अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खुली जंग होगी। अब ये दमादम मस्त कलंदर होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह हेकड़ी दिखाई, इसके कुछ घंटों के बाद ही सुबह 11 बजे तालिबान ने इस्लामाबाद पर ड्रोन स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान को उस जगह पर चोट दी है जहां जख्म भरना मुनीर के लिए अब काफी मुश्किल होगा। मजे की बात यह है कि जब भी पाकिस्तान पर हमले होते हैं, मुनीर सीन से आउट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। चलो गो अच्छे गायब। खैर, इस्लामाबाद पर एयर स्ट्राइक से जुड़ी ये पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन अभी डूरन लाइन पर तालिबान के रौद्र रूप वाला वीडियो आपके सामने आने वाला है। पक्तिका से लेकर नॉर्थ वजीरिस्तान से लगे बॉर्डर तक तालिबान ने शायद ही ऐसी कोई महत्वपूर्ण जगह छोड़ी होगी जहां पाकिस्तान की चौकियों पर, पाकिस्तानी सेना के अहम ठिकाने पर एक साथ हमले नहीं किए गए होंगे। पक्तिका पारचिनार बॉर्डर पर रॉकेट हमलों से हड़कंप मचा दिया है। नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना से आमने सामने की फायरिंग हुई। एबेटाबाद सैन्य बेस पर अफगानिस्तान ने ड्रोन स्ट्राइक की। वहां मुनीर के करीबी वरिष्ठ सलाहकार जनरल आशिक खान चौधरी की मौत हो गई है। कुनार के बिरकोट में पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर हमला किया गया है, कई पोस्ट तबाह की हैं।
डूरन लाइन से तोरखम गेट तक और खोस्त फ्रंट लाइन के पास तक तालिबान की डिफेंसिव फोर्स ने कार्रवाई की है। 19 चौकियों और एक मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जे के बाद भारी शेलिंग की। कई पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा पकड़ने का भी दावा किया गया है। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी हथियार और गोला बारूद भी जब्त कर लिया गया है। अफगानिस्तान की गिरफ्त में 40 पाकिस्तानी सैनिक बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के 6 बंकरों को भारी नुकसान का दावा है। पक्ती किया कि अगर बात करें और नंगरहार में पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया है। इसके अलावा खैबर पख्तूनवा में भी भीषण जंग देखने को मिली है। खैबर पख्तूनवा में तोरखम बॉर्डर पर रॉकेट हमलों से पाक फौज में दहशत दिखी है। हमले में पाकिस्तानी पोस्ट को काफी नुकसान पहुंचा है। तालिबान के भीषण हमलों पर पाकिस्तान की सेना ने भी जवाब देने की कोशिश की। अफगानिस्तान सीमा पर लगातार शेलिंग की है। 30 अफगान सैनिकों की मौत की रिपोर्ट है। इसके अलावा टीटीपी के 133 लड़ाके मारे गए, 200 जख्मी बताए जा रहे हैं। लेकिन जानकार मान रहे हैं कि तालिबान के हमलों से इससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान को क्षति पहुंची है। हालत तो इतनी खराब थी पाकिस्तान की कि कल पाकिस्तान को रात में ही एक वीडियो सबूत जारी करना पड़ा, यह दिखाते हुए कि तालिबान को कितना नुकसान पहुंचा है। रात में ही वीडियो सबूत दिखाना पड़ा उनको। खैर, शाम को पाकिस्तानी सेना ने कबूल किया है कि इस जंग में अब तक पाक फौज के 12 जवान मारे जा चुके हैं, 27 जवान जख्मी हैं। अफगानिस्तान का दावा है कि उसने 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे हैं। यह भी दावा है कि 23 पाकिस्तानी सैनिकों के शव तालिबान के पास हैं। तालिबान की ओर से यह भी कहा गया है कि उसने ड्रोन से 2 पाकिस्तानी टैंक तबाह कर दिए हैं। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबानी लड़ाकों ने एक पाकिस्तानी जेट को मार गिराया था। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। वहीं अफगानिस्तान के आर्मी चीफ फसीहुद्दीन फितरत ने मुनीर को चेतावनी दी कि पाकिस्तान ने अब अगर उंगली दिखाई तो अफगानिस्तान मुट्ठी से जवाब देगा। पाकिस्तान को जवाब भी कहां तक दिया जा रहा है, तालिबान के जवाब देने की रेंज से इस बार शाहबाज और मुनीर क्यों खौफ में हैं, ये तस्वीरें भी सामने आई। अफगानिस्तान ने खैबर की राजधानी पेशावर में ड्रोन अटैक किया। सैन्य ठिकाने को टारगेट करने की कोशिश की। हमले में कई लोगों के हताहत होने की खबर है। हमले के बाद पेशावर में अफरा तफरी का माहौल, लोगों में जान बचाने के लिए भगदड़ मच गई। और अब आपको बताते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में युद्ध क्यों छिड़ा है। ध्यान से देखिएगा। पाकिस्तान ने बीते शनिवार को अफगान सीमा में घुसकर हवाई हमले किए थे। अफगानिस्तान की ओर से कहा गया कि उसने इस्लामाबाद मस्जिद धमाके का बदला लिया, कई आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन अफगानिस्तान की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान ने महिलाओं और बच्चों को मारा है। डूरन लाइन पर अफगान फोर्सेस ने जवाबी ऑपरेशन शुरू किया है। कई पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट और गैरिसन पर कब्जे का दावा किया गया है। सीमा के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी सेक्टर में भीषण फायरिंग और शेलिंग की है। काबुल, कंधार, नंगरहार में हवाई हमलों पर की रिपोर्ट है। ड्रोन, टैंक और भारी हथियारों के इस्तेमाल की जानकारी है। विजुअल्स भी हैं। पाकिस्तान अफगान सीमा पर हालात युद्ध जैसे बने। दोनों देशों में पिछले वर्ष भी हालात तब तनावपूर्ण हुए थे जब पाकिस्तान ने काबुल तक एयर स्ट्राइक की थी। इस बार पाकिस्तान के दुस्साहस पर तालिबान ने जवाब दिया, लेकिन इस बार जवाब भीषण है, जिससे पाकिस्तान में खौफ का आलम। वैसे आपको बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में यह लड़ाई वहां के 2 टॉप लोगों को टारगेट पर रखकर हो रही है। पाक फौज के निशाने पर अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा हैं, जबकि अब तालिबान के टारगेट पर खुद फील्ड मार्शल असीम मुनीर हैं। कैसे इसे भी समझते हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया। काबुल, कंधार, पक्तिका पर एयर स्ट्राइक की। कहा जा रहा है कि वहीं किसी सीक्रेट जगह पाकिस्तान को अखुंदजादा की लोकेशन मिली थी। उन्हें ही निशाना बनाकर पाकिस्तान ने हमले किए थे। अखुंदजादा तालिबान के सर्वोच्च नेता हैं। वर्ष 2016 से ही तालिबान के प्रमुख हैं, जबकि जवाब में तालिबान ने इस्लामाबाद पर हवाई हमले किए। यह हमला सुबह 11 बजे इस्लामाबाद के फैजाबाद के पास मिलिट्री कैंप को निशाना बनाकर किया गया। इसके अलावा भी कई और आर्मी कैंप तालिबान ने ड्रोन अटैक से दहला दिए हैं और जानकार मान रहे हैं कि तालिबान का प्राइम टारगेट असीम मुनीर ही है। इस्लामाबाद पर तालिबान के हवाई हमलों से जुड़ी रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए कि इस्लामाबाद के अलावा नौशेरा में आर्मी कैंटोनमेंट, जमरूद में मिलिट्री कॉलोनी और एबटाबाद में मिलिट्री बेस को दहला दिया। पाकिस्तान की सेना को हर जगह भारी नुकसान पहुंचाया। ये भी कहा कि काबुल, कंधार और पख्तिया पर पाकिस्तानी हवाई हमलों का सफलतापूर्वक बदला लिया गया। अफगान रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन को सफल बताया, लेकिन पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके एंटी ड्रोन सिस्टम ने सारे तालिबानी ड्रोन मार गिराए। कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। इनमें पहला है HQ-9 सिस्टम, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है, लेकिन यह हवाई हमलों को रोकने में फेल रहा। दूसरा है HQ-16 डिफेंस सिस्टम, जिसकी रेंज 40 से 70 किलोमीटर है, लेकिन यह भी तालिबानी अटैक को थाम नहीं पाया। और तीसरा है HQ-7, जिसकी रेंज 15 किलोमीटर है,
लेकिन यह भी ऐन मौके पर नाकाम साबित हुआ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने तुर्की के विदेश मंत्री से बात की, अफगानिस्तान से तनाव कम कराने की अपील की। पाकिस्तान कतर के पास भी गया, युद्ध विराम कराने के लिए गिड़गिड़ाया। सऊदी अरब को भी फोन घुमाया, सऊदी अरब से तालिबान को रोकने के लिए कहा। ईरानी विदेश मंत्री से भी बात की। इतनी मार खाने के बाद पाकिस्तान अगर यह सोच रहा है कि तालिबान अब रुक जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास सीधे काबुल से जानकारी है कि अफगानिस्तान सेना के टैंक और तोपें भारी संख्या में सैनिक पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ कूच कर चुके हैं। बहुत बड़ा बिल्डअप है। तालिबान का अगला हमला इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मुनीर को आने वाले दिनों में बहुत बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ सकता है और इस बार तालिबान किसी मीडिएशन में फंसने वाला नहीं है, ऐसे संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। खैर, अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने सेना के अंदर स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान का एजेंडा एकदम क्लियर है। पीएम तारिक रहमान बांग्लादेश की आर्मी से उन अफसरों का पत्ता साफ कर रहे हैं जिनके दिल में पाकिस्तान के लिए हमदर्दी है। आपको याद होगा, शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियां तेजी से बढ़ी और माना जा रहा है कि आर्मी के कुछ बड़े अधिकारी पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने वाले इस प्रकरण में शामिल थे। लेकिन अब ऐसे अफसरों के खिलाफ बांग्लादेश में सफाई अभियान शुरू हो चुका है। सिर्फ 7 दिनों के अंदर बांग्लादेश की आर्मी के टॉप कमांड में बड़े बदलाव हुए। पाकिस्तान के समर्थक माने जाने वाले 10 अफसरों की छुट्टी कर दी गई और आर्मी चीफ वकार उस जमा को फिर से अपनी खोई हुई ताकत मिल गई। फैजुर रहमान को उन अफसरों में गिना जाता था जो आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमान के खिलाफ साजिश करने वाले खेमे का हिस्सा रहे। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद फैजुर रहमान का नाम ही सेना की बाकी गतिविधियों के केंद्र में आ चुका था। माना जाता है कि पिछले 1.5 साल में उन्होंने अपना नेटवर्क बढ़ाते हुए आर्मी चीफ के खिलाफ कई तरह की साजिशें की। अब आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर, जो कानून की जांच वाले रास्ते से होते हुए न्यायालय की कठिन परीक्षा पास करके आई है। यह खबर है दिल्ली शराब घोटाले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बरी होने की, जिन्हें आज कोर्ट ने पूरी तरह से दोष मुक्त कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज शराब घोटाले में जैसे ही अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट दी, यह खबर ट्रेंड करने लग गई। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा शुरू हो गई। तस्वीरें देखिए, ये पार्ट 2 है जब अरविंद कोर्ट से घर आते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकले और मीडिया से बातचीत की, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में फंसाया गया था। खुद अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करने कोर्ट से बाहर आए, लेकिन फैसला सुनने के बाद वो इतने भावुक हो गए थे कि उनकी आंखों में आंसू थे और गला रूंध गया था। वो ज्यादा बोल नहीं पाए। तभी उनके साथी मनीष सिसोदिया ने उन्हें किसी तरह संभाला। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए सबसे पहले यही कहा कि मैंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया। आज यह साबित हो गया कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। कोर्ट ने आपको बरी कर दिया है। सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे। लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया। आप इस देश को बर्बाद कर रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए आप विपक्ष के लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। आप सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके झूठे केस चलवा रहे हैं। आज पूरा देश, आज हर वो आदमी जो इस केस को बारीकी से देख रहा था, पूछना चाहता है नरेंद्र मोदी जी से कि भाई बताइए ना,
ये केस तो ट्रायल लायक भी नहीं समझा गया। देखिए, अब बात कोर्ट के फैसले की करते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्या हुआ आज कोर्ट में। शराब घोटाले के मामले में जब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, तभी से आम आदमी पार्टी ये कहती आ रही थी लगातार उनके नेताओं को फंसाया जा रहा है। और आज खुद कोर्ट ने कहा है, ध्यान से देखेगा, हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां हैं और उसमें लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से साबित नहीं होते। कोर्ट ने यह भी कहा कि चार्जशीट में विरोधाभास है जो आरोपों की पूरी थ्योरी को कमजोर करते हैं। आबकारी नीति के निर्माण में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा नहीं थी। सीबीआई ने साजिश की एक कहानी गढ़ने की कोशिश की जो ठोस साक्ष्यों के बजाय सिर्फ अनुमान पर आधारित थी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं कि क्या उन्हें जानबूझकर इस मामले में किसी को फंसाने की कोशिश की है। कोर्ट ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नाम लेकर विशेष तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया। जब मामला किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा हो, तब बिना पुख्ता सबूतों के आरोप लगाना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। सिसोदिया पर कोर्ट ने कहा कि उनके शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला और ना ही उनके खिलाफ कोई बरामदगी हुई। कोर्ट ने मुख्य आरोपी कुलदीप को भी बरी कर दिया और कहा है कि उन्हें पहला आरोपी क्यों बनाया गया जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत ही नहीं था। कुल मिलाकर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को न केवल बरी किया बल्कि जांच पर सवाल भी उठाए और इस मामले को इन दोनों नेताओं को फंसाने की साजिश का मामला माना है। हालांकि लोअर कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की बात की है, यानी मुसीबत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभी ईडी का केस जारी है, जबकि कई दूसरे मामलों में भी उनके खिलाफ जांच चल रही है। देखिए, शराब घोटाले में बरी होने के बाद आज अरविंद केजरीवाल पुराने रंग में दिखे। अदालत के फैसले के करीब 5.5 घंटे बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले एक रोड शो किया और इसमें उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर काफी बाण चलाए। ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, आपने हमारे ऊपर इतने केस कर दिए, आपने ईडी छोड़ दी, आपने सीबीआई छोड़ दी, आपने पुलिस छोड़ दी, आपने इनकम टैक्स छोड़ दिया हमारे पीछे, उसके बाद भी केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का, केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। सत्ता की जो प्रधानमंत्री मोदी जी की और अमित शाह जी की सत्ता की हवस है, ये उसका नतीजा है जो ये षड्यंत्र रचा है। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, मोदी जी हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई। किस मुंह से बात करते हैं, शर्म नहीं आती कांग्रेस में। कल को स्टालिन साहब को जेल में डाल देंगे, ममता बनर्जी को, जो जहां इनकी पार्टी हारेगी उस मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल देंगे। जनतंत्र ही नहीं बचा। अरविंद केजरीवाल के लिए ये एक भावुक लम्हा है, लेकिन इस लम्हे में हो सकता है उन्हें एक जमाने में अपने लगाए हुए आरोपों का भी फ्लैशबैक आए। एक दौर था जब अरविंद केजरीवाल हर दूसरे दिन किसी न किसी पर आरोप लगाते थे और उसके भ्रष्टाचारी होने का दावा करते थे। हालांकि बाद में वो आरोप साबित नहीं हो पाते थे और कई मामलों में तो उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी थी। वैसे कोर्ट के आज के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया थोड़ी बटी हुई है। बीजेपी डिफेंसिव है, वो सीबीआई का बचाव कर रही है। कांग्रेस बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल को बचाने का आरोप लगा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी और टीएमसी जैसे दल अरविंद केजरीवाल के बेदाग होने पर बधाई दे रहे हैं। आज कोर्ट के इस आदेश ने दिखा दिया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र किया। सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। ये बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। और यह भी बात विचारणीय है
कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? ये फैसला ये साबित करता है कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता और तानाशाह राज कर रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। आने वाले कुछ सालों में, महीनों में गुजरात और पंजाब के इलेक्शन आने वाले हैं। उसके लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहला धुलाकर फिर से सबके सामने पेश किया जा रहा है, ताकि कांग्रेस को कैसे कमजोर किया जाए। आपने एक आदमी की पूरी जिंदगी में जो कमाई हुई पूंजी है, उसकी ईमानदारी, आपने इसको ध्वस्त कर दिया। सीबीआई को अगर एक कोर्ट में दिक्कत हुई तो अगली कोर्ट जाएगी सुप्रीम कोर्ट, और ये कोई एक अकेला भ्रष्टाचार का मामला नहीं था इनके खिलाफ। सीबीआई देश की प्रीमियर जांच एजेंसी है। देश में जब लोगों को किसी जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं होता है तो वो सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हालांकि सीबीआई को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। आपको याद होगा वो तोता वाला स्टेटमेंट। खैर, लेकिन आज के फैसले में जिस तरह से सीबीआई की जांच पर सवाल उठे हैं, वो एक बार फिर से चर्चा का विषय है। वैसे सीबीआई के कुल कन्विक्शन रेट की बात करें तो 2022 में 74.6% था और 2024 में करीब 69.1%, यानी 5% की गिरावट। लेकिन हर तरह के अपराध का औसत है, यानी इसमें भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, धोखाधड़ी और हत्या से लेकर रेप तक के मामले शामिल हैं। नेताओं के खिलाफ सीबीआई की जांच का अलग से कोई आंकड़ा नहीं है। अगर कुछ मामलों का जिक्र करें तो 2G स्पेक्ट्रम केस में सीबीआई सजा दिलाने में नाकाम रही। इस तरह से बोफर्स घोटाला, कोयला घोटाला, यहां तक कि CWG गेम्स घोटाले में सीबीआई सजा दिलाने में सफल नहीं रही है। इतना ही नहीं, हाई प्रोफाइल आरुषि तलवार मर्डर केस में भी सबूतों की कमी के कारण आरोपी बरी हुए। हालांकि चारा घोटाले में लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा जैसे बड़े राजनीतिक नामों को सीबीआई ने सजा दिलवाई। खैर, दिल्ली की कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को बरी करते हुए दिलचस्प बात कही। इस मामले में उन्हें फंसाने की साजिश प्रतीत होती है। यह टिप्पणी इशारा करती है कि देश में भ्रष्टाचार के मामले विरोधियों के खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। इतिहास में इसके कई उदाहरण हैं। मनमोहन सिंह सरकार पर 2G और कोयला आवंटन जैसे घोटालों के आरोप लगे। सरकार बदनाम हुई, लेकिन बाद में अदालतों में कई आरोप टिक नहीं पाए, पर राजनीतिक छवि पर लगे दाग के कारण सत्ता चली गई। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी का नाम जैन हवाला कांड में आया तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर संसद छोड़ दी। अदालत में दोष सिद्ध नहीं हुआ, मगर उनकी राजनीतिक रफ्तार पर जो ब्रेक लगा वो फिर कभी पूरी स्पीड नहीं पकड़ पाया। इसी कांड की चपेट में शरद यादव और मदन लाल खुराना भी आए थे। मदन लाल खुराना को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, बाद में वो बरी हुए लेकिन फिर सीएम नहीं बन पाए। इसे राजनीतिक प्रतिशोध का एक क्लासिक केस माना जाता है। 2001 में करगिल युद्ध के दौरान तब के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस पर ताबूत घोटाले का आरोप लगा। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, बाद में उन्हें क्लीन चिट मिली, लेकिन तब तक उनकी सक्रिय राजनीति खत्म हो चुकी थी। इसी तरह तमिलनाडु की सीएम रही जयललिता पर तंसी भूमि घोटाले का आरोप लगा। उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। हालांकि वो फिर से सीएम बनी। राजीव गांधी और बोफोर्स का नाम वर्षों तक साथ लिया गया। सियासत में आरोप का असर इतना गहरा था कि सत्ता हाथ से फिसल गई। अब अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले का आरोप लगा है। अदालत में फैसला होने से पहले ही वो नैरेटिव सेट हो गया है कि भ्रष्टाचार हुआ, जबकि अदालत का फैसला इसके उलट आया है। सवाल यह नहीं है कि कौन दोषी है, सवाल यह है कि क्या हमारे लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के आरोप लगाना विरोधियों के खिलाफ एक अचूक राजनीतिक हथियार बन चुका है। खैर, अब एक और आरोप और उस पर एक टिप्पणी की बात करते हैं। यह अपडेट है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा हुआ। बटूक यौन शोषण मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। उन्हें और उनके शिष्य मुकुंदानंद को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। कहा है कि जब तक अंतिम आदेश नहीं सुनाया जाता तब तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। साथ ही अदालत ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। शंकराचार्य ने इसके बाद क्या प्रतिक्रिया दी, एक बार सुनते हैं, फिर उस मुद्दे पर आज की सियासी फाइल खोलेंगे। हमारे अधिवक्ता PN मिश्रा जी से बात हुई है। उन्होंने बताया न्यायालय ने
ये कहा कि हम फैसला रिजर्व कर रहे हैं और सेल नॉट बी अरेस्टेड। जो अरेस्टमेंट की कार्यवाही है उसको उन्होंने रोक दिया है कि गिरफ्तार नहीं किया जाए। जितना बड़ा प्रचार किया जा रहा था कि आश्रम में बटुकों का शोषण, गुरुकुल में बटुकों का शोषण और इनके यहाँ ये होता है, ये जो बात चलाई जा रही थी उसको तो जो एजी हैं उन्होंने ही समाप्त कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि इस आश्रम में ये बटुक नहीं रहे। हम लोग पहले से कह रहे थे कि हमारे यहाँ वो नहीं रहे। आज वो बात जनता के सामने, न तो कोई सीडी दिखाई गई, न तो कोई लैपटॉप दिखाया गया। इसका मतलब है कि ये मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा था शंकराचार्य के विरुद्ध। माननीय न्यायमूर्ति ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और पूरी सुनवाई पूरी कर ली है। उन्होंने फैसले को भी सुरक्षित रख लिया। जो भी आरोप लगाया गया है वो निराधार, झूठा है। मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है। मेडिकल रिपोर्ट में 1-1.25 महीने के बाद कोई मेडिकल रिपोर्ट होती है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं आता है। और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने इस मुद्दे पर कहा है कि न्याय पर पूरा भरोसा है, तो समाजवादी पार्टी ने इसके बाद सरकार पर सवाल दागे। कहा कि यह दिल्ली और लखनऊ के बीच की खींचातानी है जिसमें शंकराचार्य को पिसना पड़ रहा है। सभी को भारत के संविधान के मुताबिक न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायालय से न्याय पाने का और सुरक्षा पाने का अधिकार है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार किसी संत के पीछे पड़ी है वो कतई ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि ये कुछ नहीं सनातन है। ये दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो खींचातानी है, जो सीएम और डिप्टी सीएम के बीच की खींचातानी है, उसकी परिणति शंकराचार्य के ऊपर हो रही है। और फिक्र में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिकेटर रिंकू सिंह की, जिन्होंने आज अपने पिता को खो दिया। रिंकू सिंह इस वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा हैं। कल वो भारतीय टीम के साथ चेन्नई में थे। जैसे ही उनके पिता खानचंद सिंह के निधन की खबर मिली, वो सब कुछ छोड़कर अपने घर लौट आए। अलीगढ़ में रिंकू सिंह के पिता का अंतिम संस्कार किया गया। वो लिवर कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने नोएडा के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। सबसे भावुक क्षण उस समय आया जब रिंकू सिंह ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। क्रिकेट के मैदान पर संयम और आत्मविश्वास के लिए पहचाने जाने वाले रिंकू सिंह इस मौके पर बेहद भावुक नजर आए। रिंकू सिंह की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। अलीगढ़ की तंग गलियों से निकलकर भारतीय टीम की नीली जर्सी तक पहुंचने का उनका सफर संघर्ष, त्याग और मेहनत से भरा रहा। रिंकू सिंह अपने सपनों को सिर्फ इसलिए साकार कर पाए क्योंकि इसमें उनके पिता का साथ था। रिंकू सिंह के पिता ने अपने पसीने और संघर्ष से बेटे को इस काबिल बनाया कि आज उन्हें पूरा भारत जानता है। एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी करने वाले रिंकू सिंह के पिता कभी भी अपने बेटे के सपनों को गरीबी की दीवार से टकराने नहीं दिया। उन्होंने जब रिंकू क्रिकेट खेलने जाते थे तो पिता अपने कंधों पर सिलेंडर ढोते हुए यही सोचते थे कि एक दिन उनका बेटा मैदान में देश का नाम रोशन करेगा। अलीगढ़ की गलियों में जब सुबह होती थी तो खानचंद सिंह का दिन सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाता था। कंधे पर एलपीजी गैस सिलेंडर का भारी बोझ, माथे पर पसीना और मन में एक ही सपना, मेरा बेटा कुछ बड़ा करेगा। बेटे ने भी निराश नहीं किया। पहले अपने खेल से आईपीएल में सेलेक्ट हुआ, फिर भारतीय क्रिकेट टीम तक का सफर तय किया। रिंकू सिंह के पिता के निधन के बाद पूरा क्रिकेट जगत भी शोक में डूब गया। अपने बेटे को स्टार बनाने का सपना देखने वाले एक पिता के संघर्ष और उनकी अंतिम यात्रा पर आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। भारतीय क्रिकेट के उभरते स्टार रिंकू सिंह के जीवन की सबसे बड़ी ताकत अब इस दुनिया में नहीं रहे। रिंकू सिंह के पिता का निधन सिर्फ एक परिवार की व्यक्तिगत क्षति नहीं है, बल्कि ये उस संघर्ष की कहानी का अंत है जिसने एक साधारण घर से एक असाधारण खिलाड़ी को जन्म दिया। रिंकू सिंह के स्टार क्रिकेटर बन जाने के बाद भी उनके पिता खानचंद सिंह को पता था कि संघर्ष क्या होता है। इसीलिए शानदार घर, गाड़ी और ऐशो आराम की जिंदगी होने के बाद भी रिंकू सिंह के पिता ने सिलेंडर की डिलीवरी करना नहीं छोड़ा था। रिंकू सिंह के स्टार बनने से पहले कई बार ऐसा हुआ कि घर में जरूरतें ज्यादा थी लेकिन साधन कम, लेकिन कभी उन्होंने अपने बेटे के कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ नहीं डाला।
सुबह जब खानचंद सिंह सिलेंडर की डिलीवरी करने के लिए निकलते थे तब रिंकू बैट लेकर मैदान पहुंच जाते थे। पिता सड़कों पर पसीना बहाते थे तो रिंकू सिंह क्रिकेट के मैदान पर। खानचंद सिंह ने अपने कंधों पर सिलेंडर का वजन इसलिए उठाया ताकि रिंकू के कंधों पर सपनों का वजन हल्का रहे। कहते हैं कि एक पिता का संघर्ष अक्सर दुनिया नहीं देख पाती। जब लोग रिंकू के छक्कों पर तालियां बजाते हैं तो उन्हें वो पसीना दिखाई नहीं देता जो वर्षों तक खानचंद सिंह की पीठ से बहता रहा। वो सिर्फ सिलेंडर नहीं ढोते थे, वो अपने बेटे का भविष्य ढो रहे थे। हर सीढ़ी चढ़ते वक्त, हर गली से सिलेंडर पहुंचाते वक्त उनके मन में यही विश्वास था कि एक दिन उनका बेटा देश के लिए खेलेगा। और जब भी रिंकू ने मैच जिताया था तब पिता का सीना इसी तरह गर्व से चौड़ा हो गया। भाई मेरे लड़के ने तो मेरी पूरी लाइफ बना दी है। मैंने कभी ये इतना सोचा भी नहीं था कि मैं इतना अपने बच्चों के लिए करूं, लेकिन मेरे बेटे ने, रिंकू ने मुझे इतना करके दिखाया कि दो मंजिले का मेरा बेटा का मकान, सब उसी की मेहरबानी है, मेरी कुछ नहीं। हाल ही में जब रिंकू ने अपने परिवार के लिए नया घर बनवाया तब वो पल केवल एक घर का उद्घाटन नहीं था, वो वर्षों के संघर्ष का सम्मान था। खानचंद सिंह के चेहरे पर जो संतोष था वो किसी पुरस्कार से कम नहीं था। वो जमीन से जुड़े थे, इसीलिए नए घर के अलावा वो ज्यादातर वक्त उसी घर में बिताते थे जहां उन्होंने वर्षों का संघर्ष देखा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। अलीगढ़ के रहने वाले, अभी भी चाल में रहते थे। रिंकू ने जो घर बनाया था उस घर में उन्हीं गए और अभी भी अपना काम करते थे। खानचंद सिंह के निधन के बाद क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज शोक संदेश भेज रहे हैं। विराट कोहली, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह सभी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। खानचंद सिंह अब भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका संघर्ष रिंकू की हर पारी में जिंदा रहेगा। जब भी बल्ला हवा में उठेगा, जब भी गेंद बाउंड्री पार जाएगी, वो सिर्फ एक रन नहीं होगा, वो रिंकू की तरफ से अपने पिता के त्याग को सलाम होगा। क्योंकि सच यही है कि रिंकू सिंह का नाम चमकता सितारा बन सकता है, लेकिन उस सितारे को रोशनी देने वाला सूरज उनके पिता ही थे। और अब कुछ अलग खबरों की रुख करते हैं। बात करते हैं भारत की सामरिक शक्ति की, और इसमें देखते हैं एक वीडियो फाइल जिसमें आज 3 बड़े चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है भारतीय नौसेना में आज ही कमीशन हुआ INS अंजदीप, जिसे डॉल्फिन किलर भी कहा जाता है। दूसरा है स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड, जिसमें आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सवार हुई। और तीसरा चैप्टर है भारत की हवाई ताकत का, यानी जैसलमेर में पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब चल रहे युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 का, जिसमें इस्लामाबाद में खलबली मची हुई है। सबसे पहले बात करते हैं INS अंजदीप की। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट का चौथा शिप है। आज चेन्नई पोर्ट पर आयोजित एक समारोह में से कमीशन किया गया है। भारतीय नौसेना में अंजदीप के आने के बाद क्या कुछ बदल जाएगा, उस पर हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की। भारतीय नौसेना पोत अंजदीप का भारतीय नौसेना में जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। समंदर की लहरों पर इंडियन नेवी का डॉल्फिन हंटर। चेन्नई पोर्ट पर आयोजित समारोह में आधिकारिक रूप से INS अंजदीप को इंडियन नेवी को सौंपा गया। इस समारोह की अध्यक्षता नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने की। इंडियन नेवी के इस शिप की लंबाई 77 मीटर है और इसका वजन 1400 टन है। यह युद्धपोत आधुनिक एंटी सबमरीन स्वीट और एडवांस्ड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी क्विक रिएक्शन क्षमता, जिससे ये बेहद कम समय में दुश्मन की मौजूदगी का पता लगाकर उसे ट्रैक और न्यूट्रलाइज कर सकता है। नौसेना की भाषा में इसे डॉल्फिन हंटर कहा जाता है, यानी समंदर की गहराइयों में छिपे दुश्मन के लिए काल। इस युद्धपोत को समंदर में लंबे समय तक संचालन के लिए तैयार किया गया है। Anjadip joins the Indian Navy today as a befitting successor to her illustrious predecessor. That the ship's motto continue to inspire you to remain vigilant in watch, silent in approach, and decisive in strike, embodying the essence of a true submarine hunter. INS अंजदीप का नाम कर्नाटक के करवार तट के पास स्थित ऐतिहासिक द्वीप अंजदीप के नाम पर रखा गया है। ये नाम अपने आप में नौसैनिक विरासत और सामरिक महत्व की याद दिलाता है।
इस युद्धपोत की एक और बड़ी खासियत यह है कि इस युद्धपोत का 80% निर्माण स्वदेशी सामग्री से हुआ है। इनमें भारत में विकसित आधुनिक सेंसर, हथियार प्रणाली और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है। INS अंजदीप सिर्फ नया युद्धपोत नहीं बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का संदेश है। संदेश ये कि समंदर में भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। इंडियन नेवी की ताकत के बाद अब आपको भारतीय वायुसेना की शक्ति दिखाते हैं। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी। उड़ान भरने के लिए राष्ट्रपति जैसलमेर में एयरफोर्स स्टेशन पहुंची, जहां उनका स्वागत किया गया। उसके बाद वायुसेना की वर्दी पहनी राष्ट्रपति LCH प्रचंड में सवार हुई। उन्होंने सुबह 10:10 पर उड़ान भरी और 10:35 पर उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई। प्रचंड के इस 25 मिनट के हवाई सफर में राष्ट्रपति ने पोखरण फायरिंग रेंज का भी जायजा लिया। LCH प्रचंड भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसे HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने बनाया। यह हेलीकॉप्टर रेगिस्तान से लेकर ऊंचे पर्वतीय इलाकों तक आसानी से ऑपरेट कर सकता है। इसे 5000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर भी आसानी से उड़ाया जा सकता है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अक्टूबर 2022 में जोधपुर वायुसेना स्टेशन से प्रचंड उड़ान भरी थी। अब तीसरा अध्याय खोलते हैं आज के इस शौर्य गाथा का, जिसका शीर्षक है वायु शक्ति 2026। आज भारतीय वायुसेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पोखरण में वायु शक्ति अभ्यास में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। जैसलमेर रेगिस्तानी इलाके में वायुसेना ने इस अभ्यास में अपनी जंगी ताकत दिखाई। इस युद्ध अभ्यास के दौरान 3 किलोमीटर के इलाके में लड़ाकू विमान और युद्धक हेलीकॉप्टर ने तालमेल बिठाकर ऑपरेशन शुरू किया। उनके ऑपरेशन का मुख्य लक्ष्य दुश्मन के खिलाफ रणनीति बनाना, टारगेट की पहचान करना और टारगेट को तबाह करना शामिल है। युद्धाभ्यास के दौरान जैगवार और मिराज लड़ाकू विमानों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने हमले के लिए समन्वित तरीके को दोहराते हुए एक साथ टारगेट्स को हिट किया। सुखोई ने भी सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य पर निशाना साधा। इसके बाद स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड के अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, मिराज लड़ाकू विमान और MI-17 हेलीकॉप्टर ने भी कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन में हिस्सा लिया। वायु शक्ति 2026 में आज पाकिस्तान की सीमा पर इंडियन एयरफोर्स ने 11,835 किलो के बम दागे। यह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय वायुसेना की सबसे दमदार फायरिंग ड्रिल रही। इंडियन एयरफोर्स ने कुल 277 आधुनिक हथियारों का उपयोग करके अपनी सटीक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। और फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के भारत दौरे की। मार्क कार्नी अपनी पत्नी डायना फॉक्स कार्नी के साथ मुंबई पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये PM कार्नी का पहला आधिकारिक दौरा है। वो 27 फरवरी से 2 मार्च तक भारत में रहेंगे। मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत कनाडा संबंधों में आई खटास के बाद उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुंबई में वो बिजनेस लीडर्स, CEO, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और इनोवेटर्स से मिलेंगे। इसके बाद वो दिल्ली आएंगे, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होगी। गौर करने वाली बात यह है कि PM कार्नी के भारत दौरे से पहले कनाडा ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे भारत और कनाडा के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। कनाडाई सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 3 दिन पहले ही कहा कि कनाडा में हो रहे हिंसक अपराधों में भारत का कोई हाथ नहीं है। इसके अलावा कनाडा सरकार ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा की नागरिकता रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इससे पहले जस्टिन ट्रूडो सरकार के दौरान भारत कनाडा संबंधों में तनाव आ गया था, लेकिन अब नई कार्नी सरकार रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश में है। मार्क कार्नी 1 मार्च को दिल्ली आएंगे, 2 मार्च को हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ डेलीगेशन लेवल की बातचीत होगी। ये मीटिंग जून 2025 और नवंबर 2025 में दोनों नेताओं की पिछली बातचीत का एक जरूरी फॉलोअप है। एक्सक्यूज मी। MEA के मुताबिक यह हाई लेवल बातचीत कई सेक्टर्स में होगी, जिसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, जरूरी मिनरल्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और रिसर्च शामिल है। इसके अलावा कार्नी PM मोदी दुनिया के डेवलपमेंट पर अपने विचार शेयर करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जिस तरह ट्रूडो के कार्यकाल में भारत कनाडा संबंध खराब हुए, अब कार्नी के समय कड़वे रिश्तों में जमी बर्फ पिघलती नजर आ रही है।